नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाइस पे एक बार फिर से कारोबार है। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 4% की तेजी थी और ये सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा अक्टूबर के बाद, जहां पर हमने एक तो इतनी ज़्यादा तेजी आते हुए देखी और ऊपर से ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए नजर आए हैं। अब बात की जा रही है कि 67,000 बहुत दूर नहीं है चार्ट्स पे, लेकिन हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि इन करंट स्तरों पर अब आपको सोने में क्या करना चाहिए, जबकि भाव पिछले एक महीने में 6% तक चढ़ चुके हैं। साथ ही बात करेंगे महंगाई के खिलाफ जो सरकार की तैयारी है, एक और एक्शन प्लान की बात है, और जिस तरह से पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट्स आई हैं ओवर द वीकेंड कि सभी यहां पर फैसले लिए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि कंज्यूमर्स को यहां पर इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई बताएंगे आपको। हमारे साथ इन सब के लिए जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन, और हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर सोने के साथ ही करेंगे, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत ऑलमोस्ट 2050 के साथ यहाँ पर हुई थी और उसके बाद लगातार यहाँ पर बढ़त है। ऑलमोस्ट $2200 प्रति आउंस के लेवल्स अब यहाँ पर डॉलर टर्म्स में। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, ऑल टाइम हाइज के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या एक बड़े पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है आपको, या फिर अभी भी लॉन्ग्स पे लोगों को खड़े रहना चाहिए? वेल, इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, थोड़ा नीचे जाने के लिए लग रहा है। गोल्ड का जो रनअप है हमने देखा है तकरीबन 61,800 से 66,000 तक नॉन स्टॉप 4,000 रुपए की अपसाइड देखी हमने। सो ये मौजूदा स्तर पे है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करें, वो आएगा मार्केट में और थोड़े बहुत प्राइसेस कूल ऑफ हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। यूएस का रेट कट जो होने वाला है आगे जाके, वो 75% डिस्काउंटेड है प्राइस में आज, क्योंकि ऑलरेडी $2200 रेट कट के पहले ही हो गया है गोल्ड। सो ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है। आई वुड रिकमेंड टू वेट फॉर द करेक्शन ऑफ 500 to 800 रुपीज एंड अगेन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। बाद में लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हफ्ते के लिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड दैट इज हेल्दी फॉर द मार्केट। राइट। तो कुणाल, कहां तक आ सकती है ये मुनाफा वसूली? क्या रेंज बनता हुआ अब यहाँ पर आप देखते हैं, क्योंकि इस साल के पहले 2-2.5 महीनों में ही हमने अच्छी खासे वॉलेटाइल मूव्स और ऑल टाइम हाइज देख लिए? आई थिंक कॉमिक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है एक बार 2160 2155 तक आ सकता है। और जहां तक इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में एक बार 64,900 65,000 के आसपास गोल्ड आ सकता है। और ऊपर में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? आपको लगता है 2200 के स्तर आराम से निकल पाएंगे? इवेंचुअली यस, नॉट इमीडिएटली। इवेंचुअली 2200 के स्तर भी ब्रेक करके गोल्ड ये साल हमारा टारगेट हम तकरीबन एक साल से कह रहे हैं 2300 टू और 2400, ये दो हमारे टारगेट्स है। और ये इवेंचुअली आना ही आना है। फंडामेंटल बहुत तेजी के है। ये जो भी हमने रैली देखी है, $2200 तक गोल्ड आया है, दैट इज विदाउट सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल गोल्ड ईटीएफ बाइंग। सो ईटीएफ में कोई मेजर बाइंग नहीं हुए है और गोल्ड के प्राइसेस ये है। तो जब ईटीएफ में बाइंग स्टार्ट होगी तब क्या होगा? सो सेंट्रल बैंक की बाइंग अटकने वाली है नहीं। सो ओवरऑल ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। ट्रेंड तेजी का ही है। एक छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, वहां पे फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कीजिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे जाता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बने रहिए। ऑल राइट। कुणाल, साथ ही साथ आपसे चांदी पर भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 हफ्ते के हाइस पर यहाँ भी कारोबार है। $24 प्रति आउंस के सर होल्ड करते हुए नजर आए हैं। बाजार को लगता है कि 70 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। 74 के आसपास हम यहाँ पर हैं ही। यहाँ पर क्या रेंज बनेगी और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? सो सिल्वर में 69,000 टू 74,500 75,000 तक के स्तर हमने देखे, तकरीबन 6,000 रुपये बढ़ा है। सो 500 800 रुपये वो भी नीचे आ सकता है। बट सिल्वर मुझे मेरिट पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिल्वर में अभी भी अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड की कंपैरिजन में। तो सिल्वर बाय और गोल्ड से जो रेशियो ट्रेडर्स है, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। और सिल्वर में मुझे कोई ज्यादा गिरावट नहीं नजर आ रही है। 500 600 रुपये नीचे आता है तो फिर से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर दीजिए। सिल्वर में अभी भी बहुत स्टीम बाकी है ऊपर जाने के लिए। तो तेजी यहां पर एक्सपेक्टेड है सोने और चांदी दोनों में ही। कुणाल, जिस तरह के एवेन्यूज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं खरीदारी के लिहाज से, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ हमने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आते हुए देखी है। ग्लोबल ईटीएफ में आउटफ्लो यहां पर 9वें महीने लगातार फेब में देखने को मिला है। लेकिन जैसे आपने कहा, दो चीजें हैं जिस पर बाजार की नजर है, एक तो रेट कट और दूसरा ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग।
क्या आपको लगता है ये दोनों फैक्टर्स इनफ रहेंगे सोने के प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए? देखिए, ये जो रैली का सबसे बड़ा रीजन है, मैं 2 साल से कह रहा हूँ सबको, 1100 टन 1000 टन गोल्ड सिर्फ 2 साल से सेंट्रल बैंक ही बाई कर रहे हैं। और ये ट्रेंड चेंज कब होगा? ये ट्रेंड चेंज तब होगा जब सेंट्रल बैंक एक दूसरे के बॉन्ड बाई करेंगे। वो हो ही नहीं रहा है वर्ल्ड में। सो नोबडी इज बाइंग द यूएस बॉन्ड्स, नो कंट्री इज बाइंग। किसी को भी अपना एक्सपोजर डॉलर में नहीं रखना है। सो हर एक कंट्री अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब जब बढ़ता है उसका गोल्ड लेती है। चाइना, इन ऑर्डर टू काउंटर यूएस, जो चाइना यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, हर महीने एवरेज 25 टन गोल्ड बाई चाइना कर रहा है। सो ये ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस ये साल भी नजर नहीं आ रहे हैं। सो सेंट्रल बैंक बाइंग विल कंटिन्यू। और इसमें हमारी फोरकास्ट है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ईटीएफ की बाइंग आपको आते देखने मिलेगी बिकॉज ऑफ द रेट कट्स। सो व्हेन द ईटीएफ कम्स, इट इज लाइक अ न्यू डिमांड। जो 2 साल से बेच रहे हैं वो लेने आएंगे जब, तब क्या होगा? सो ओवरऑल व्यू तेजी का ही बन रहा है, बट जस्ट द स्मॉल करेक्शन इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नियर टर्म। एब्सोल्युटली। आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आपने लिए थे, जो लेटेस्ट ट्रांच थी, अगर वो भी लिया था तो अच्छी खासी प्रॉफिट्स पे आप ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं। और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ से है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते कुछ मुनाफा वसूली के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी यहाँ पर तेज़ी का। एक इंडस्ट्री परस्पेक्टिव भी यहाँ पर ले लेते हैं और हमारे साथ कामाख्या जूल्स के मनोज झा हैं। मनोज जी नमस्कार। ऑल टाइम हाईज बन चुके हैं, जो बाजार को लगता था कि हम सेकेंड हाफ में बनता हुआ देखेंगे, जब रेट कट होगा तब यहां पर तेजी आएगी, लेकिन बाजार ने क्विकली उसको फैक्टर इन कर लिया और हमने लगातार यहां पर स्ट्रिंग ऑफ बढ़त आते हुए देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्राइस व्यू क्या है, क्योंकि कुणाल तो अच्छी खासी तेजी में है? देखिए मनीषा जी, अभी लास्ट का जो मूव आया है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आया है। वो टेक्निकल रीजंस भी हैं बहुत सारे जिसके वजह से ये मूव आया है। और मुझे लगता है कि ये जो मूव आया है इसका कोई बहुत ज़्यादा रीज़न रेट कट वगैरह से नहीं आया। कि जो लास्ट डेटा आया था एक अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद ये काफ़ी बढ़ गया, जो कि इतना बहुत ख़राब डेटा नहीं था। लेकिन जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है जून का रेट कट का, वो काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद 2-3 जो डेटा आए हैं यूएस में, वो उतने गोल्ड के लिए सही नहीं आए हैं। गोल्ड को नीचे ले जाने के लिए, वो गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए लेके आए। तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट का जो पहले जो था वो 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है और जून में 100% रेट कट हो जाएगा। तो उसके बाद वो उसको काफ़ी सपोर्ट मिल गया गोल्ड को। और जहाँ तक बाइंग की बात है तो चाइना की बाइंग आई थी जनवरी में, लेकिन फरवरी के अभी कोई ऐसे डेटा नहीं आए हैं किसी सेंट्रल बैंक की बाइंग की। तो इतना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कहीं भी दिख नहीं रहा है। ये अलग बात है कि लोग जानबूझ के अब किसी भी कारण को आगे हाईलाइट कर दें, लेकिन ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूज मार्केट में आई अभी तक नहीं, ऐसी चीज आई जिसके वजह से आप गोल्ड को इतना बड़ा स्पाइक देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी वॉलेटाइल रहेगा। ये सेकेंड हाफ द ईयर में एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी इतना फास्ट जो हो गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जितना फास्ट ऊपर गया उतना ही फास्ट नीचे भी ना आ जाए। ऑल राइट मनोज जी, एब्सोल्युटली ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और अच्छे खासे जो लोग शॉर्ट में यहाँ पर बैठे होंगे, क्लियरली उनके लिए तो एक शॉर्ट स्क्वीज जैसा ये माहौल बनता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स सोने चांदी और बाकी कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी आगे जाके वॉलेटाइल रहने की एक्सपेक्टेशन तो है ही, लेकिन जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, और इंडियन मार्केट्स में खरीदारी के कोई बहुत अच्छे नंबर्स वैसे भी नहीं थे, और अब जिस तरह की एक तरफा तेज़ी है, क्या ग्राहकी और भी गिरते हुए दिखी है? हाँ, डेफिनेटली ये भाव किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और पूरे इंडिया में हर दुकान में बाइंग जो है स्टैंड स्टिल हो गया है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये भाव सस्टेन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे करेक्शन दिखेगा ही दिखेगा। तो एकाएक जो ग्राहकी थोड़ी ठीक थी फरवरी में, वो मार्च में आके जब से ये भाव है, पूरा सन्नाटा सा माहौल है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में। कहीं भी गोल्ड की बाइंग नहीं दिख रही है। एंड सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं तो कम से कम प्रॉफिट बुकिंग का ही $50-60 नीचे आएगा। तो अगर $50-60 भी नीचे आया तो यहाँ से 1,500-2,000 के आसपास गोल्ड रेट कम हो जाएगा। तब कहीं ना कहीं आपको कुछ भी हलचल दिखेगी। लेकिन राइट नाउ मार्केट एक स्टैंड स्टिल माहौल में है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा गोल्ड का स्पाइक आ गया, गोल्ड रेट का। मनोज जी, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से लगातार बात करते रहते हैं, और काफ़ी लोगों का मानना है कि जो गोल्ड की खरीदारी है वो पिछले साल के कंपैरिजन में, या जो इस समय में बाइंग देखने को मिलती है, 50% से 40% भी शायद नीचे रह गई है। क्या आप भी इतने बेरिश नंबर्स आता हुआ देख रहे हैं?
हाँ, देखिए गोल्ड रेट चूँकि आगे आगे अक्षय तृतीया है, तो लोग तैयारियाँ इस महीने में क्या होता है कि ज्वेलर जितने हैं वो सब तैयारी करते हैं और अच्छे खासा गोल्ड की बाइंग इम्पोर्ट भी होता है और बाइंग मतलब उस इम्पोर्ट के सामने ज्वेलरी बनाते हैं, करते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट में है वो आपका जो नंबर है एकदम मैं मानता हूँ शायद इससे भी ज़्यादा बुरा नंबर आ सकता है। पूरा मार्केट में ऐसा पिछले 1 डेढ़ साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ग्राहकी थोड़ी बहुत भी ना रहे। तो कहीं भी कोई भी तरह का रुझान आगे अगर बहुत लोग मार्च में आते हैं कि अक्षय तृतीया के लिए बुकिंग करके भी जाते हैं। तो मुझे पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा जिसकी वजह से आज गोल्ड रेट बढ़ जाने से जो डायमंड की खरीदी या दूसरे भी खरीदी है वो भी रुक जाता है। क्योंकि मेन जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो गोल्ड ज्वेलरी होता है। अब गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिकती है तो पूरा फुटफॉल हर जगह कम हो जाता है, फुटफॉल कम होता है तो हर तरह की ज्वेलरी बिकना बंद हो जाती है। तो बहुत बुरे नंबर के एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि मार्च महीना जो है ओवरऑल आगे भी कहीं भी खरीदारी नहीं दिख रही क्योंकि इसके बाद फिर होली आएगा, होली में भी कुछ जगहों पे खरीदारी नहीं होती, होलास्टक जैसा एक मानते हैं और कि भाई उस समय मार्च एंडिंग है, 10 तरह के रीजन है। तो मुझे लगता है कि ये मार्च महीना जो है ना वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में खरीदारी नहीं दिखेगी आपको। जो अब दिखेगी थोड़ा गोल्ड एक नरम होता है और अप्रैल का महीना आता है, अक्षय तृतीया का समय आता है, तब से ही कुछ बाइंग दिखेगी। अभी बुरे नंबर्स ही आने की संभावना है। ऑलराइट। तो मनोज जी, किस तरह के नंबर्स आप देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ बैड न्यूज़ स्पेशली खरीदारों के लिहाज से एंड फॉर इंडस्ट्री यहाँ पर सेल होती हुई नजर ही नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स जिस तरह के सोने पे आप बैठे हैं, आपके इन्वेंट्री के प्राइस ऑफ कोर्स यहाँ पर ऊपर जाती है, तो वो नोशनल प्रॉफिट तो यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए है ही। लेकिन क्या एक्सचेंज करने के लिए आ रहे हैं लोग, क्या सोना बेचने के लिए आ रहे हैं लोग? और जैसे आपने कहा, जी हाँ, डायमंड का भी कोई बहुत सुंदर हाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हांगकांग शो की जो डिटेल्स आई हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी। G7 जिस तरह से डायमंड्स को देख रहा है रशिया से आते हुए, उसका भी इम्पैक्ट बाजार देख रहा है, तो काफ़ी कुछ एज ऑफ ना हो रहा है आपके बाजार में। देखिए मार्च का नंबर जो है वो तो डेफिनेटली लेस देन 50% का है। वो भी मतलब 30% भी अगर हम रीच कर गए तो बहुत बड़ी बात है पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल मार्च अच्छा रहा था हमारा, गोल्ड रेट ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता है कि वो 30% का भी हम जो बात पहुंच पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम गोल्ड भी अच्छी सेल हुई थी, डायमंड भी अच्छी सेल हुई थी और सब अक्रॉस द जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, चाहे कुंदन जड़ा हुआ है, सब में सेल अच्छी आई थी। इस साल मुझे नहीं लगता है कि 30, और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड बार्स वगैरह की बाइंग तो एकदम जीरो जैसी हो गई है। तो आपको फिजिकल बाइंग ऑलमोस्ट नील की तरफ है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी कुछ भी बाइंग नहीं है, सामने कोई शादी का कोई बाइंग नहीं है। तो मुझे तो 50% या 30% अगर हम रीच कर गए तो बड़ी बात है। मुझे इस महीने एकदम से उम्मीद नहीं है, लेकिन ओवरऑल साल ये अच्छा गया पिछले साल से। अगर अप्रैल से लेके मार्च तक का अगर फिगर देखेंगे तो ओवरऑल साल अच्छा रहा और पिछले साल से इस बार आपको 7 to 8% की ग्रोथ दिखेगी। लेकिन अगर मार्च अच्छा होता तो शायद ये 10% भी हो जाता था, लेकिन मार्च की वजह से जो है ये 2-3% का और भी जो है ना नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को। यानी कि FY24 की बात की जाए तो 7 से 8% का इजाफा यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन फरवरी मार्च के महीने यहाँ पर बेहतरीन नहीं है। ऑल टाइम हाइज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉर द इंडस्ट्री स्पेशली जो कस्टमर्स का वॉक इन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर ऑफकोर्स काफ़ी निराशाजनक नंबर्स। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का समय भी है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे महंगाई की, नज़र डालेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। और सरकार महंगाई के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार चुनावों से पहले एसेंशियल कमोडिटीज के दाम घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियंस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार। और लगातार हमने इस तरह की स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स भी यहाँ पर उठाए गए हैं। MSP पे खरीद की जो एक प्रॉमिस है वेरियस स्टेट्स में, वो भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। कुछ एक कमोडिटीज़ में ऑफकोर्स कंसर्न्स हैं, जैसे कि दालें जो चढ़ती हुई नजर आई हैं। खाने के तेलों में पिछले साल के कंपैरिजन में हम कमज़ोर हैं, लेकिन लोज से यहाँ पर भी भाव थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। अब जिस तरह की स्टेटमेंट है और जिस तरह से ऑफकोर्स ट्रेड का रिएक्शन भी है, पहले तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? देखिए, अब ये इलेक्शन से पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बात तो सही है कि गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिवली रिटेल प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है और
एक व्यू ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसमें बहुत ओवरबोर्ड गई है और उसकी वजह से प्राइसेस बहरहाल कंट्रोल हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन उसकी वजह से जाहिर है कि मार्केट प्राइसेस कम होने की वजह से किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये मान के चलें कि अभी रबी की फसल आने वाली है, वैसे भी प्राइसेस इस वक्त कम हो जाएंगे रबी की फसलों के, और ये एक स्टेटमेंट पब्लिक के लिए दिया जा रहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिटेल प्राइसेस काबू में रहें। सिराज जी, इसी स्टेटमेंट के साथ एक और लाइन भी थी कि 28,000 करोड़ एज ऑफ नाउ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा खर्च किए जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। ऑफ कोर्स टाइमलाइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह का स्पेंड ये है, क्या ये ऑन द नॉर्मल लाइंस है या फिर इलेक्शन आने के समय हम देखते हैं कि ये स्पेंड बढ़ता हुआ? देखिए, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप था, और ये जब बना था तो हम ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उस वक्त, और इसका आइडिया ये नहीं था कि एमएसपी पे खरीद की जाएगी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का आइडिया ये था कि जिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइसेस आगे बढ़ सकते हैं, तो उन कमोडिटीज को गवर्नमेंट मार्केट रेट पर खरीदेगी, और मार्केट रेट पर खरीद कर वो आगे चल के उसको रिटेल में बेचेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और गवर्नमेंट ने पल्सेस खरीदी हैं, इसकी वजह से पल्सेस का बफर स्टॉक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से बना है, अनियन खरीदी गई हैं पास्ट में। तो ये एक अच्छा कदम है। ये तो 28,000 करोड़ की फिगर उन्होंने कुल मिला के शायद बता दी है जो पिछले 10 सालों में पूरा खरीदा गया है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन हमें है, और जैसे आपने भी कहा, चाहे वो अनियन है, पल्सेस, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिक्कत एज ऑफ नाउ नज़र आते हैं, टमेटोज एक और यहाँ पर एरिया है जहाँ पर इवन कोशिशों के बावजूद हमने प्राइसेस बहुत नीचे आते हुए नहीं देखे। एज ऑफ नाउ आने वाले 6-7 महीने में, बाय द टाइम हम इलेक्शंस की ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट कर लेते हैं, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल एग्री स्पेस? कहाँ पर आपको लगता है कि एक सरप्राइज फैक्टर है या एक स्पाइक इन प्राइसेस डिस्पाइट सरकारी मेजर्स के आ सकता है? देखिए, अगले 6-7 महीने के लिए तो कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रबी की फसल अभी तक बहुत अच्छी लग रही है। टेम्परेचर काफ़ी कम है, उसकी वजह से गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मस्टर्ड के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को एडिबल ऑयल का टैरिफ बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो मस्टर्ड के फार्मर्स हैं उनको एमएसपी मिल सके। लेकिन खरीफ की जो फसल होगी, आपने 6-7 महीने के पर्सपेक्टिव में पूछा, उसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत कुछ मानसून डिपेंडेंट है, और पिछले साल के खराब मानसून के असरात हम अभी तक देख रहे हैं। न सिर्फ एग्रीकल्चर पे देख रहे हैं, बल्कि अब तो ड्रिंकिंग वाटर पे भी कर्नाटक में सबके सामने है। तो वो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। एब्सोल्युटली, मौसम हमेशा गुगली की तरह यहाँ पर आता है, लेकिन बहुत शुक्रिया सिराज जी साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा कि जो सरकार के एज ऑफ नाउ थोड़े से कदम है, चाहे सरकार ओवरबोर्ड ही गई हो, लेकिन हमने प्राइसेस डेफिनेटली इन कंट्रोल आते हुए देखे हैं। 2-3 कमोडिटीज़ अगर छोड़ दी जाएं, जैसे कि प्याज, टमाटर और दालें, यहाँ पर ऑफ कोर्स कंसर्न्स अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि यील्ड्स कम है, प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ठीक ठाक है, और उसका एक असर यहाँ पर ऑलरेडी ऑन प्राइसेस। जाने से पहले कुणाल, आपका व्यू जानना चाहेंगे ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपके नज़र में हो? जी, ऐसे देखिएगा तो जो सिनेरियो है वो वही है फिलहाल। प्री इलेक्शन मुझे लगता नहीं है कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी में सॉफ्ट कमोडिटी है, जैसे टर्मरिक है जिसपे थोड़ा सप्लाई साइड वीक है, स्पाइसेस है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ सकता है, बट ब्रॉडर कोई बड़ी तेजी वाला माहौल नहीं बन रहा है कोई भी कमोडिटी में, और प्राइजेस आइदर विल रिमेन फ्लैट और फ्लैट टू डाउन, यही ट्रेंड रहने वाला है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स सरकार की नज़र भी है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे स्पाइसेस जिसका आपने भी जिक्र किया कुणाल, ऑलमोस्ट फर्स्ट अपर सर्किट यहाँ पर जीरा और हल्दी दोनों में आता हुआ, क्या बाइंग स्ट्रैटेजीज हैं जीरे में स्पेशली, जहाँ पर लोगों का मानना है कि पाइपलाइंस ड्राई हैं और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस कम हैं? आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, जीरे में लंबी तेजी नहीं है। हल्दी अगर आप देखेंगे जिसमें शॉर्टफॉल है, जिसमें बड़ा स्क्वीज डेवलप हुआ है ऑन द डिमांड सप्लाई साइड, जहाँ पे सप्लाई कम है डिमांड अच्छी है, ऐसी कमोडिटी में जैसे हल्दी है, हल्दी में तेजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है और ये और भी तेज हो सकता है, ऐसा हमारा व्यू है।
ऑलराइट, तो बैंक साइड में यहाँ पर हल्दी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। रबी अच्छी लग रही है, खरीफ बारिश पे डिपेंड करेगा। एज ऑफ नो एक्सपेक्टेशन यही है कि हम नॉर्मल मॉनसून की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही एक गुगली है जो ऑफकोर्स मंथ ऑन मंथ हम इसको यहाँ पर लगातार फॉलो भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की ओर।